हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर 9 तरलों के यांत्रिकी गुण का लेक्चर नंबर 9। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बर्नौली प्रमेय यानी बर्नौली का सिद्धांत क्या होता है। आज इसे हम लोग समझने वाले हैं, जो कि काफी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले बर्नौली की सिद्धांत या बर्नौली प्रमेय को समझने से पहले हम लोग ये समझे कि अगर कोई तरल बह रही है, प्रवाहित हो रही है, तो इसमें कितने प्रकार के ऊर्जाएं होती हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले कोई बहती हुई तरल में 3 तरह के ऊर्जाएं पाई जाती है। कौन कौन सा? पहला दाब ऊर्जा, दूसरा स्थैतिज ऊर्जा और तीसरा गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं बर्नौली के सिद्धांत को समझने से पहले आपको ये तीनों चीजों को समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। लिखेंगे बहती हुई तरल में 3 प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है। पहला है दाब ऊर्जा, दूसरा है स्थैतिज ऊर्जा और तीसरा है गतिज ऊर्जा। ये 3 तरह की ऊर्जाएं होती है। अगर कोई तरल प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है, तो ये 3 तरह की ऊर्जाएं होती है। अब हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि दाब ऊर्जा। दाब ऊर्जा किसी बहती हुई तरल में क्यों उत्पन्न होता है और दाब ऊर्जा का मान कैसे निकालेंगे। उसी तरह स्थैतिज ऊर्जा किन कारणों से उत्पन्न होता है और इसकी मान कैसे निकाला जाए। गतिज ऊर्जा किन कारणों से उत्पन्न होता है और इसकी मान कैसे निकाला जाए। क्लियर? तो यहां पे हम लोग हेडिंग लगाएंगे पहला नंबर में दाब ऊर्जा। दाब ऊर्जा। अब ये दाब ऊर्जा जो होता है, तरल जो होता है वह एक दाब उत्पन्न करता है, तो इस दाब के कारण एक ऊर्जा उत्पन्न होता है जिसे हम लोग बोलते हैं दाब ऊर्जा। अब ये दाब ऊर्जा कैसे उत्पन्न होता है जरा समझिए। मान लीजिए यहां पर एक कोई पात्र है और इस पात्र के निचले हिस्से पर हमने क्या किया है, एक पिस्टन लगा दिया है। ठीक है, ऐसे यहां पर एक पिस्टन ऐसे लगा हुआ है। अब क्या होगा, इस तरल का यहां पर एक दाब बनेगा, जिसको अगर हम P मान ले, और P हम लोग निकालना सीखे हैं। मान लीजिए इसकी गहराई अगर h है, तो P का मान कितना होगा, यहां पर P का मान P0 प्लस रो GH के बराबर होगा। तो P0 यहां पे वायुमंडलीय दाब है, तो वायुमंडलीय दाब को छोड़ दिया जाए तो तरल कितना दाब लगा रहा होगा, रो GH के बराबर। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर एक प्रेशर बना, एक दाब बना P। अब इस दाब के कारण आपका पिस्टन क्या होगा, आगे की ओर मूव करेगा। यानी कि अगर इस पिस्टन का एरिया मान लिया जाए A है, तो इस दाब के कारण इस पिस्टन पर एक बल लगेगा और इस बल का मान कितना हो जाएगा, F बराबर P गुना A के बराबर, क्योंकि बल बराबर दाब गुना एरिया। ठीक है, अब देखना अब क्या होगा, इस बल से मतलब जो इस दाब के कारण बल बना, अब क्या करेगा, इस पिस्टन को आगे की ओर ढकेलेगा। यहां पर एक पिस्टन लगा हुआ है, तो इस पिस्टन पर एक दाब के कारण बल लगा, और ये दाब किसका है, तो तरल का है। तो एक बल बना और इस बल के कारण मान लीजिए ये पिस्टन थोड़ा आगे की ओर खिसका। कितना हम लोग मान लिया, मान लीजिए x खिसका।
तो इसमें एक वर्क डन होगा और वर्क डन का मान W इज इक्वल टू जिस डायरेक्शन में आपका बल है उसी डायरेक्शन में आपका विस्थापन हो रहा है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जो यहां पर इस फोर्स के द्वारा कार्य होगा उसका मान F इंटू एक्स के बराबर होगा और F है आपका P इंटू ए इंटू एक्स हो गया। और ये जो वर्क है इसी वर्क को हम लोग बोलेंगे दाब ऊर्जा। मतलब यही जो आपका वर्क है, कार्य है, वो दाब ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। ये जो आपका कार्य हुआ वही कार्य दाब ऊर्जा में रूपांतरित हो गया, यानी दाब ऊर्जा बराबर P A इंटू एक्स। अब जरा देखा जाए इस A और X को एक साथ रखें तो एरिया गुना लेंथ मतलब क्षेत्रफल गुना लंबाई या क्षेत्रफल गुना विस्थापन क्या आयतन होता है। तो यहां पर जो आयतन होगा वह कितना हो जाएगा आपका क्षेत्रफल गुना लंबाई। तो इसको हम लोग आयतन भी बोल सकते हैं। तो देखना यहां से कुछ आ रहा है दाब ऊर्जा बराबर दाब गुना आयतन। अब यहां से अगर हम लोग दाब ऊर्जा प्रति एकांक आयतन की बात करें, मतलब इसको अगर ला के इधर भाग कर दे तो इधर हो जाएगा दाब ऊर्जा अब बटा आयतन बराबर पी मतलब दाब। तो आप दाब जो प्रेशर आपका लिक्विड लगाती है या दाब जो तरल लगाता है उस दाब को हम बोल सकते हैं दाब ऊर्जा प्रति एकांक आयतन। इसको बोला जा सकता है दाब ऊर्जा प्रति एकांक आयतन। वो कितने के बराबर? तो दाब के बराबर। तो यहां से हम लोग ये समझ लिए कि तरल के दाब के कारण एक ऊर्जा उत्पन्न होता है जिसको दाब ऊर्जा कहा जाता है और दाब ऊर्जा प्रति एकांक आयतन जो होता है वह तरल के दाब के बराबर होता है। बोलिए क्लियर हुआ? ठीक है, इसको आप यहां पे नोट करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग स्थैतिज ऊर्जा की तरफ। हो गया, नोट कर लिया। चलिए दूसरा नंबर है स्थैतिज ऊर्जा। अब देखना तरल के विशेष स्थिति के कारण भी एक ऊर्जा उत्पन्न होता है जिसको हम लोग स्थैतिज ऊर्जा कहते हैं। तो अगर 2 नंबर में हम लोग लिखे ये क्या हो गया स्थैतिज ऊर्जा। मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं तरल के विशेष स्थिति के कारण एक ऊर्जा उत्पन्न होता है जिसे तरल का स्थैतिज ऊर्जा कहा जाता है। स्थैतिज ऊर्जा कहा जाता है। अब मान लीजिए यहां पर एक नली है और इस नली के अंदर कोई आदर्श तरल धारा रेखीय प्रवाह से प्रवाहित हो रहा है और यहां पर मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी का सतह है जहां की स्थैतिज ऊर्जा हम लोग 0 लेते हैं, डायटम पॉइंट लेते हैं। और ये जो आपका पाइप है इस पाइप का एक पॉइंट जो है यहां पर मान लीजिए यहां से h ऊंचाई पर है। तो यहां पर जो तरल के द्रव्यमान होंगे, जो h ऊंचाई पर जो तरल के द्रव्यमान होंगे उस द्रव्यमान के कारण एक ऊर्जा उत्पन्न होता है जिसे हम लोग स्थैतिज ऊर्जा बोलते हैं। और यहां पे अगर स्थैतिज ऊर्जा को हम लोग निकाले
तो स्थैतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, mgh के बराबर। और m क्या हो जाएगा, यहां पर जो तरल का द्रव्यमान है वह हो जाएगा, g होता है गुरुत्वीय त्वरण, और h जो है, जो पृथ्वी सतह से इसकी ऊंचाई, पृथ्वी सतह को हमने क्या लिया है, डेटम लिया है, मतलब वहां की पोटेंशियल एनर्जी को शून्य रखा है, वहां की स्थैतिज ऊर्जा को शून्य रखा है। ठीक है, अब देखना, अगर हम लोग इसमें निकाले यह स्थैतिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इस स्थैतिज ऊर्जा में v से भाग कर देंगे। v मतलब यहां पर आयतन है, वॉल्यूम है, तो आप जितना आप इधर v से भाग करेंगे उतना ही आपको दाएं साइड भी v से भाग करना होगा, आयतन से भाग करना होगा। तो यहां पर अगर हम लोग लिखे स्थैतिज ऊर्जा अब बटा आयतन बराबर क्या हो जाएगा, m g h अब बटा v। यहां पर v मतलब आयतन, यहां पे हमने भाषा में लिख दिया, यहां पर v में लिख दिया। आप चाहे तो इसको भी, आयतन को यहां पर ऐसे v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां पर देखना, यहां पे द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन क्या घनत्व होगा। मान लीजिए इस तरल का जो घनत्व है वो कितना है, रो है। मान लीजिए इस नली में जो तरल प्रवाहित हो रहा है उसकी घनत्व कितना है, तो v है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, स्थैतिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, स्थैतिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन कितना हो जाएगा, रो जी एच, यानी कि स्थैतिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन कितने के बराबर हो जाएगा, रो जी एच के बराबर। मतलब कोई आपका तरल है उसकी स्थैतिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन अगर हमें पता करना है तो कितने के बराबर हो जाएगा, रो जी एच के बराबर, जहां रो क्या है, तरल का घनत्व है, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, एच क्या है, तो यह पृथ्वी सतह से एच इसकी ऊंचाई है। ठीक है, जहां पे पृथ्वी सतह को हमने डेटम लिया है। ये हो गई इसकी दूसरी ऊर्जा। अब इसमें तीसरी ऊर्जा भी है, क्योंकि तरल आपका बह रही है, तरल का वेग है, तो तरल के वेग के कारण भी एक ऊर्जा उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा कितना होता है हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, कितना होता है, हाफ mv², है कि नहीं। तो हाफ mv² इसकी हो गई गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन में कितना होगा, अगर इसे पता करना है तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम से भाग कर देंगे, आयतन से भाग कर देंगे, वो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, हो गया। आइए इसको नोट कर लेंगे, पॉज करके नोट कर लेंगे। तीसरा है गतिज ऊर्जा। अभी क्या होगा, तरल के जो वेग है उसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हुआ उसको बोलेंगे गतिज ऊर्जा। मतलब तरल के वेग के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा, तरल की गतिज ऊर्जा, तरल के वेग के कारण उत्पन्न ऊर्जा को तरल की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। अब यहां से अगर गतिज ऊर्जा हम लोग निकाले तो गतिज ऊर्जा हम लोग जानते हैं कितना होता है, हाफ mv², जहां पर 1/2 कांस्टेंट हो गया, m तरल का द्रव्यमान हो गया, अभी क्या है, तरल का वेग है। अगर यहां पे चाहे तो लिख सकते हैं, m क्या है, द्रव्यमान है तरल का द्रव्यमान, और v क्या है,
तरल का वेग है। ठीक है, अब यहां पे हम लोग निकालना चाह रहे हैं गतिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, वो कितना होगा। तो दोनों तरफ हमने आयतन से भाग कर दिया, तो गतिज ऊर्जा बटा आयतन बराबर 1/2 एम बटा आयतन लिख देते हैं, क्योंकि यहां पर एक भी का हमने यूज किया है, प्रयोग किया है, इसीलिए यहां पे हमने आयतन लिख दिया। अब देखना एम क्या है, द्रव्यमान है, और नीचे क्या है, आयतन है। तो द्रव्यमान बटा आयतन क्या होता है, घनत्व होता है। तो गतिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, इसको ऐसे लिखेंगे, गतिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, गतिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन 1/2 रो वी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान बटा आयतन कितना हो जाएगा, 1/रो वी स्क्वायर। अब आपने देखा कि अगर कोई तरल प्रवाहित हो रहा है तो उसमें 3 तरह के ऊर्जाएं होती है, दाब ऊर्जा, स्थैतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ठीक है, दाब ऊर्जा प्रति एकांक आयतन में कितना होगा वो हमने निकाल लिया, स्थैतिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन में कितना होगा वो हम लोग निकाल लिए, उसके बाद गतिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन में कितना होगा वो हम लोग निकाल लिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग बर्नौली प्रमेय पे, बर्नौली के सिद्धांत पे। पहले बर्नौली के सिद्धांत को हम लोग समझते हैं, उसकी प्रमेय को समझते हैं, फिर इसके प्रूफ यानी कि इसके डेरिवेशन को भी हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट करिएगा, हो गया। आइए अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे, बर्नौली का प्रमेय। यहां पर हेडिंग लगाएंगे, बर्नौली का प्रमेय, यानी बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौली का प्रमेय, बर्नौलीज थ्योरम। अब बर्नौली क्या बोलती है कि अगर किसी नली में या कहीं पर भी कोई आदर्श तरल धारा रेखीय प्रवाह से बह रही है तो प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर दाब ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, स्थैतिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन और गतिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन में इन तीनों का जो योगफल होगा वह सदा नियत होगा। यह है बर्नौली का प्रमेय। तो आइए पहले इसको लिखते हैं, फिर इसके डेरिवेशन को समझते हैं। क्लियर। तो यहां पे बर्नौली का थ्योरम क्या बोलता है, किसी आदर्श तरल के धारा रेखीय प्रवाह में प्रत्येक बिंदु पर तरल के प्रति एकांक आयतन में दाब ऊर्जा प्रति एकांक आयतन में स्थैतिज ऊर्जा तथा प्रति एकांक आयतन में
गतिज ऊर्जा का योगफल नियत होता है। इसे बर्नौली का प्रमेय कहा जाता है। तो ये हो गया इसका स्टेटमेंट। अब इसके स्टेटमेंट पर हम लोग एक इक्वेशन बनाए तो क्या बनेगा, यानी कि तरल के प्रति एकांक आयतन में दाब ऊर्जा। अब प्रति एकांक आयतन में जो दाब ऊर्जा होता है वो तरल के दाब के बराबर होता, अभी हमने देख लिया, प्लस प्रति एकांक आयतन में स्थैतिज ऊर्जा कितना, तो रो जी एच, और प्रति एकांक आयतन में गतिज ऊर्जा हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू नियत या कांस्टेंट। ये है आपका बर्नौली का सिद्धांत। मान लीजिए अगर आपका कहीं पर इस तरह से कोई एक पाइप है और इस पाइप के अंदर कोई आदर्श तरल धारा रेखीय प्रवाह से प्रवाहित हो रही है, बह रही है, तो अगर आप कोई दो पॉइंट ले, दो बिंदु ले, तो दोनों बिंदुओं पर क्या होगा, मान लीजिए ये बिंदु 1 है, ये बिंदु 2 है, तो बिंदु 1 पर दाब ऊर्जा प्रति एकांक आयतन में, ये स्थैतिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन में, और आपका गतिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन में। ये जो मान होगा वह दूसरे पर जो दाब ऊर्जा प्रति एकांक आयतन होगा और दूसरे पर यह स्थैतिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन होगा और दूसरे पर गतिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन जो होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि P1 प्लस mgh1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर P2 लिखेंगे, P2 प्लस mgh2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर जो होगा वह आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो ये है आपका बर्नौली का सिद्धांत। ठीक है, अब इसमें एक दो टर्म डिफाइन करना है। जैसे इसमें पहला आपका टर्म है कि दाब शीर्ष क्या है, उसके बाद आपका गुरुत्वीय शीर्ष क्या है, वेग शीर्ष क्या है, मतलब प्रेशर हेड, ग्रेविटेशनल हेड, वेलोसिटी हेड, ये क्या होता है, इसको भी हम जरा समझ लेते हैं। इसको मिटा दें। ठीक है, अब अगर हम लोग यहां पर देखें तो किसी तरल के लिए रो का मान और जी का मान क्या होगा, नियत रहेगा। तो इसमें एक नियत वैल्यू जो है वो है रो और जी। अब क्या कीजिए, इसमें रो और जी से भाग कर दीजिए, तो यहां पर P बटा क्या आ जाएगा, रो जी, अब प्लस यहां पे रो जी करेंगे तो कट जाएगा, ये H हो जाएगा, अब प्लस 1/2 रो V स्क्वायर बटा रो जी हो जाएगा इज इक्वल टू नियत, अब बटा भी क्या हो जाएगा, रो जी। क्योंकि ये भी एक अलग नियत है, ये भी एक नियत है, यहां पर रो से रो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो P बटा रो जी अब प्लस H अब प्लस 1/2G इंटू V स्क्वायर बराबर नियत। ये भी एक नियत है तो ये भी नियत होगा। अब देखिएगा इसमें तीन टर्म मिला, एक है P बटा रो जी, एक है H और एक है आपका 1/2G इंटू V स्क्वायर। तो इसको हम लोग बोलते हैं दाब शीर्ष। दाब शीर्ष मतलब इसका नाम होता है प्रेशर हेड। उसी तरह इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल हेड।
ग्रेविटेशनल हेड, इसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वीय शीर्ष। मतलब अगर इसको यहां पे लिखूं, गुरुत्वीय शीर्ष, गुरुत्वीय शीर्ष, ऐसे ग्रेविटेशनल हेड। और ये जो तीसरा टर्म है इसको बोला जाता है वेलोसिटी हेड। इंग्लिश में वेलोसिटी हेड मतलब वेग शीर्ष। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, बर्नौली प्रमेय को दाब शीर्ष, गुरुत्वीय शीर्ष और वेग शीर्ष तीनों का योगफल नियत होता है। तो ये बर्नौली प्रमेय का एक दूसरा रूप बन गया, है कि नहीं। तो यहां पर इसे हम लोग बोल सकते हैं दाब शीर्ष, उसके बाद में गुरुत्वीय शीर्ष और वेग शीर्ष का योगफल भी नियत होता है। ठीक है, यहां पे देखिएगा, चाहे जो भी शीर्ष है, दाब शीर्ष हो या फिर आपका गुरुत्वीय शीर्ष हो या आपका वेग शीर्ष हो, इन तीनों का अगर यूनिट और डायमेंशन हम लोग पता करें तो देखना h क्या है, ऊंचाई है, मतलब इसका यूनिट क्या होगा मीटर, और डायमेंशन क्या होगा l। और ये सब साथ में जुड़ा हुआ है, ये सब साथ में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर h के साथ p बटा रो जी, h के साथ p बटा रो जी जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि जो डायमेंशन h का होगा वही डायमेंशन p बटा रो जी का होगा। यानी कि दाब शीर्ष का भी डायमेंशन क्या होगा, जो h का डायमेंशन होगा। फिर से आपका v स्क्वायर बटा 2g, इसका भी डायमेंशन वही होगा जो h का होगा, है कि नहीं। तो दाब शीर्ष का भी यूनिट क्या होगा, मीटर, ऐसा यूनिट मीटर, और आपका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा l। उसी तरह आपका ग्रेविटेशनल हेड यानी कि गुरुत्वीय शीर्ष का ऐसा यूनिट मीटर और डायमेंशनल फॉर्मूला l, तथा आपका वेलोसिटी हेड यानी कि वेग शीर्ष का भी डायमेंशनल फॉर्मूला l और ऐसा यूनिट मीटर होगा। इसको हम लोग लिख लेते हैं, तब चलते हैं इसके। आप इसको नोट कर लिए हैं, पहले इसको यूनिट और डायमेंशन हम लोग लिख लेते हैं, फिर चलते हैं इसके प्रूफ पर। प्रूफ को भी हम लोग देखेंगे। आइए, दाब शीर्ष P बटा रो जी, दूसरा गुरुत्वीय शीर्ष H, और तीसरा कौन सा, तो वेग शीर्ष। वेग शीर्ष ना हो जाएगा 1/2g इंटू वी स्क्वायर, इन सबका ऐसा यूनिट यहां पर 1 सेकेंड, ऐसे कर देते हैं। एसआई मात्रक और यहां पर विमीय सूत्र, मीटर, इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, एल एल एल, ये हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कहीं हम लोग को पूछता है कि बताइए P बटा रोजी का एसआई मात्रक और विमीय सूत्र क्या होगा, तो खटाक दे, अब निकाल देंगे। हमसे पूछता है कि बताइए वी स्क्वायर बटा 2g का एसआई यूनिट और विमीय सूत्र क्या होगा, खटाक दे, निकाल देंगे, है कि नहीं। ठीक है, हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं प्रूफ पर। बर्नौली प्रमेय का जो प्रमाण है, प्रूफ है, इसको हम लोग समझते हैं। यहां पे लिखेंगे प्रूफ, प्रमाण। मान लीजिए यहां पर हमने एक पाइप लिया और इस पाइप के अंदर आदर्श तरल है जो कि धारा रेखीय प्रवाह से बह रही है। ठीक है, इसकी जो घनत्व है, मतलब इसके अंदर ये क्या है, आदर्श तरल है,
आदर्श तरल है और आदर्श तरल का धारारेखीय प्रवाह हो रहा है, धारारेखीय प्रवाह हो रहा है और साथ ही साथ जो इसकी घनत्व है वह रो दिया हुआ है। ठीक है, ये हमने क्या किया, यहां पर एक अर्थ का सतह बना लिया, पृथ्वी का सतह, और इसमें हमने दो पॉइंट ले लिया। यहां पर एक पॉइंट ए ले लिया और यहां पर एक दूसरा पॉइंट ले लिया हम बी। एक ए पॉइंट लिया, बी पॉइंट लिया। जो ए पॉइंट की ऊंचाई है इसको हमने H1 बोला और यहां की जो ऊंचाई है उसको H2 बोले। थोड़ा सा डायग्राम को सीधा कर, लग रहा है दोनों सेम हाइट पर है। थोड़ा सा डायग्राम को हम ठीक कर रहे हैं, एक सेकेंड। ऐसे क्या है, आदर्श तरल, धारारेखीय प्रवाह, घनत्व दिया हुआ है। ये हो गई इसकी अर्थ का सतह। यहां पर एक जो हमने पॉइंट लिया ये ए पॉइंट है और इसकी ऊंचाई हमने ले लिया H1 और यहां पर एक दूसरा पॉइंट लिया बी पॉइंट और इसकी जो ऊंचाई है वह H2 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा टाइम इंटरवल सोचते हैं। छोटा सा टाइम इंटरवल डेल्टा टी, मतलब एक वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, बहुत छोटा एक समय अंतराल लेते हैं डेल्टा टी। यहां पे लिखेंगे छोटा समय अंतराल, छोटा समय अंतराल डेल्टा टी में, मतलब बहुत छोटे समय डेल्टा टी में क्या होगा, मान लीजिए ये जो ए पॉइंट है यहां की जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वह A1 है और यहां पे जो आपने पॉइंट लिया है वहां पर अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल A2 है और यहां से जो आपका तरल प्रवाहित हो रहा है उसका वेग V2 है और यहां से जो तरल प्रवाहित V1 है और B से जो तरल आपका प्रवाहित हो रही है यानी B पॉइंट पर तरल का जो वेग है वह V2 है और A पॉइंट पर, A बिंदु पर तरल का वेग कितना है, V1 है। तो डेल्टा टी टाइम में यहां जो तरल है मान लीजिए वह थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आपका तय किया, थोड़ी सी आपकी विस्थापन तय किया और A से पहुंच गया A1 डैश पर और यहां से जो तरल है वो B से पहुंच गया सपोज B1 डैश पर। A से पहुंच गया A1 डैश पर और B से पहुंच गया A से पहुंच गया A डैश पे, A1 डैश नहीं, हम सॉरी, A से पहुंच गया A डैश पर और B से पहुंच गया B डैश पर। यहां पर A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है, परिच्छेद का क्षेत्रफल लिया है और A पर जो तरल का वेग है वह V1 लिए हैं। B पर परिच्छेद क्षेत्रफल आपका A2 है और यहां पर तरल का जो वेग है वह V2 है। तो डेल्टा टी टाइम में कितना ये दूरी तय करेगा वो कितना हो जाएगा, V1। अगर इसको हम लोग देखें तो ये आ जाएगा V1 इंटू डेल्टा टी, नहीं, और ये कितना होगा तो यह भी आपका हो जाएगा कितना, अगर इसको निकाला जाए तो V2 इंटू डेल्टा टी। इतना तरल जो है वो विस्थापित होगा। समय क्या लिए हैं, बहुत छोटा लिए हैं तो छोटी सी विस्थापन होगी, है कि नहीं। तो मान सकते हैं कि यहाँ की जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A पर और A डैश पर सेम ही है, छोटा सा विस्थापन हुआ है। फिर यहाँ पर B पर और B डैश पे जो विस्थापन हुआ है छोटा सा हुआ है, तो दोनों की जो परिच्छेद क्षेत्रफल है वो सेम मान लेंगे और दोनों पर जो
आपका तरल का वेग है वह भी हम लोग सेम मान लेंगे, क्योंकि छोटा सा विस्थापन हुआ है तो ज्यादा आपका अंतर नहीं आएगा। ठीक है, अब आइए, अब आपका जो बर्नौली का सिद्धांत होता है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्नौली का जो प्रमेय है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, क्योंकि अभी हम लोग देखे हैं दाब ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, स्थैतिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन और गतिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन में तीनों का योगफल नियत होता है। तो ये आपका चलता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर कार्य ऊर्जा प्रमेय निकाले तो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या बोलती है? कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या बोलती है कि जो कार्य होता है सभी बलों के द्वारा, जो कार्य होगा सभी बलों के द्वारा वो किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर यानी डेल्टा के ई, के ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, और डेल्टा का मतलब चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से इस तरल पर कौन कौन से बल लग रहे हैं उसका बात करें। एक तो तरल के प्रेशर के कारण बल लग रहा होगा, दूसरा पृथ्वी के गुरुत्व के कारण एक बल रहेगा गुरुत्वीय बल, और तीसरा यानी कि तरल आपके पाइप पर क्या हो रहा है जी, पाइप के अंदर मोशन कर रहा होगा तो उस पर एक नॉर्मल बल लगेगा। या फिर मान लीजिए नदी में जल प्रवाहित हो रहा है तो नदी के सतह के कारण एक नॉर्मल फोर्स लगेगा जिसको अभिलंब बल बोलते हैं हम लोग, अभिलंब बल लगेगा। तो इस तरल पे तीन बल लग रहे हैं, एक आपका तरल के दाब के कारण बल, दूसरा बल लग रहा है गुरुत्वीय बल, और तीसरा बल कौन सा लग रहा है जो आपका पाइप के सतह के द्वारा जो अभिलंब बल है वो लग रहा है। तो यहां पर बोल सकते हैं कि जो कार्य होगा वह आपका तरल के कारण, एक मतलब फ्लूइड बोल दिया इसको तरल के कारण, दूसरा जो लगेगा वह WG यानी कि गुरुत्व बल के कारण, और दूसरा जो वर्क होगा वह किसके कारण होगा तो नॉर्मल के कारण। ये हो गया आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के कारण। मतलब तरल पे तीन तरह के बल लगे और तीनों बलों के कारण आपका क्या होगा, कार्य होगा, और सभी कार्य का जो योगफल होगा मतलब सभी बलों के द्वारा जो कार्य होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग चलते हैं निकालते हैं। सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे वर्क किसके द्वारा, तो तरल बल के द्वारा। तो यहां पर वर्क आप ए नंबर पर अगर हम लोग वर्क निकाले तो यहां पर बल कितना हो जाएगा P1 इंटू A1। मान लीजिए यहां का जो दाब है वो कितना है P1 है, और यहां पर जो दाब है वो कितना है P2 है। तो A1 पर दाब अगर P1 है तो बल कितना होगा P1 गुना A1, और मान लीजिए ये आपका कितना विस्थापित हुआ तो कितना हम लोग निकाल लिए हैं V1 इंटू डेल्टा टी, है कि नहीं। तो यहां पर जिस दिशा में बल होगा यहाँ पे तरल के द्वारा जो बल होगा वो ऐसे लगेगा, और यहां पर जो बल होगा वो अपोजिट लगेगा, यहां पर अगेंस्ट वर्क होगा, विपरीत आपका बल है तो यहां पर अगेंस्ट वर्क होगा। तो यहां पे अगर आप बल निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, लेकिन यहाँ साइन माइनस का होगा क्योंकि यहाँ पे जो वर्क होगा वो अगेंस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लूइड है वो बाहर निकालना चाहेगा और प्रेशर आपको जाने नहीं देगा, तो विपरीत वर्क होगा तो माइनस लगा दिया। P2 ये बल हो गया, P2 इंटू A2 बल हो गया, और यहां पर विस्थापन कितना हुआ है V2 डेल्टा टी। ये अब इसको सॉल्व करेंगे तो P1 A1 V1 डेल्टा टी, A1 V1 डेल्टा टी माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी। अरे यहां पर प्रेशर मान लीजिए P1 है तो यहां पे एक बल लगेगा, तो बल कितने के बराबर होगा P1 गुना A1, और कितना छोटे समय में विस्थापित हुआ है जी V1 इंटू डेल्टा टी, तो बल गुना विस्थापन हो गया। फिर यहाँ पे बल गुना विस्थापन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर
आपका जो विस्थापन हो रहा है वो आगे की ओर हो रहा है और इस पे जो बल लग रहा है वो पीछे की ओर लग रहा है, अपोजिट हो रहा है, मतलब विपरीत में हो रहा है, इसीलिए यहाँ माइनस लगाएंगे, cos 180 बनेगा -1 हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे अब देखना, अगर हम लोग यहाँ इसकी बात करें तो P1 हो गया, और क्या यहाँ पर A1 और जो आपका V1 डेल्टा T है, क्या ये जो टर्म है इसको हमने लिखा, क्या ये जो टर्म है ये टर्म आयतन के बराबर होगा? क्षेत्रफल गुना लंबाई आयतन होगा, मतलब यहां पर आयतन, और आयतन में अगर हम लोग भाग कर दे किससे, इसके घनत्व से, तो क्या द्रव्यमान निकल जाएगा, है कि नहीं? तो यहां पर एक सेकेंड, ये जो आयतन है अगर इसको द्रव्यमान और किसके टर्म में लिखा जाए, घनत्व के टर्म में, तो कितना हो जाएगा? मास बटा वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बटा आयतन घनत्व होता है। तो यहां पर आयतन बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान अब बटा घनत्व हो गया, ये आयतन है और आयतन कितना होगा? द्रव्यमान बटा घनत्व। अब देखना यहां पर जो मास होगा, मतलब बिंदु ए पर जो तरल का मास होगा उतना ही बिंदु बी पर तरल का मास होगा, क्योंकि जितना तरल आपका आगे बढ़ेगा बिंदु ए से उतना ही तरल बिंदु बी से बाहर जाएगा। ये हम लोग पढ़े हैं सांतय समीकरण में, है कि नहीं? तो सांतय समीकरण में जितना मास आपका आगे बढ़ेगा ए से उतना ही मास आपका आगे बढ़ेगा बी से। तो यहां पर भी ये वॉल्यूम है और इस वॉल्यूम को द्रव्यमान और घनत्व में लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा? ये माइनस P2 इंटू एम बाई रो हो गया। अब यहां से कॉमन आ रहा है m बटा रो इज इक्वल टू, सॉरी m बटा रो कॉमन आ जाएगा इंटू P1 माइनस P2, ये हो गया वर्क डन बाई फ्लूइड, मतलब तरल के द्वारा किया गया कार्य, तरल बल के द्वारा किया गया कार्य निकल गया। अब आइए यहां पर गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य निकाला जाए, तो यहां पर कैसे निकालेंगे? तो हम लोग के पास पता है, हम लोग को पता है जो गुरुत्व बल होता है वह संरक्षी बल है, और संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य जो होता है वह स्थैतिज ऊर्जा परिवर्तन के निगेटिव साइन के बराबर होता है। यानी कि अगर हम लोग यहां पर लिखे गुरुत्व बल के द्वारा जो आपका कार्य होगा वो क्या हो जाएगा? डेल्टा यू, लेकिन माइनस, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जी आपका स्थैतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितने के बराबर होता था? माइनस संरक्षी बल के द्वारा किए गए कार्य, मतलब एक्चुअल में ये माइनस यहां पे हुआ करता था, लेकिन अगर हम लोग को ये फॉर्मूला यही तो था, स्थैतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वह संरक्षी बल के द्वारा किए गए कार्य के निगेटिव मान के बराबर होता है, तो इसी माइनस को हमने यहां कर दिया। अब यहां पर अगर इसको हम लोग, चेंज का मतलब क्या होता है, परिवर्तन का मतलब क्या होता है? अंतिम माइनस शुरुआत, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन यहां पर साइन है आपका माइनस का, तो इस माइनस के कारण क्या बन जाएगा? यू इनिशियल और माइनस यू फाइनल हो जाएगा, मतलब शुरुआती स्थैतिज ऊर्जा में से अंतिम स्थैतिज ऊर्जा को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब शुरुआती स्थैतिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे? यानी शुरुआती में जो आपका फ्लूइड है वो ए और बी के बीच था, तो यहां पर यू ए बी लिख सकते हैं, और बाद में कहा गया ये तरल का पोजीशन कहां से कहां हो गया जी? तो तरल का पोजीशन हो गया यू ए डैश बी डैश पर। अब ए बी को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ए बी को कैसे ब्रेक करेंगे? तो ए डैश और ए डैश बी करके, मतलब अगर देखा जाए तो यू ए डैश आप प्लस यू ए डैश बी लिख सकते हैं ए बी को, क्योंकि शुरुआती इसकी स्थिति कहां पर थी? ए पर और बी पर जो फ्लूइड का है, क्योंकि शुरुआती अभी हम लोग इसमें डेल्टा टी टाइम नहीं ले आया था, खिसका नहीं था, तो ए और बी लिया था शुरुआती वाला बिंदु, और डेल्टा टी टाइम के बाद तरल ए डैश और बी डैश पे चला गया था, तो ये बाद वाला हो गया अंतिम वाला। अब इसको तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे? ए बी को ए डैश आप प्लस ए डैश बी करके, ठीक है, अब फिर ये माइनस, अब ए डैश बी कितना हो जाएगा? ए डैश बी, तो ए डैश बी डैश हो जाएगा यू
ए डैश बी अब प्लस यू कितना बी बी डैश, ऐसे बी बी डैश सॉल्व करेंगे तो यू ए डैश प्लस यू ए डैश बी माइनस यू ए डैश बी अब माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट खोलेंगे यू बी बी डैश, अब ये पूरा कट जाएगा यानी कि यू ए डैश माइनस यू बी बी डैश मतलब ए डैश यू ए डैश। तो यहां पर जो ऊंचाई है वो कितनी है, यहाँ की ऊंचाई को हम लोग h1 लिए हैं, यहाँ पर जो मास है उसको अगर हम लोग m मान ले, यहाँ की मास को m मान ले तो यहाँ भी मास m ही होगा क्योंकि हम लोग मास को यहाँ पर m से रिप्रेजेंट किए हैं। मान लीजिए a से a डैश जो मास गया वो m है, अब b से b डैश जो मास गया वो कितना है m है, क्योंकि जितना मास अंदर जाएगा उतना ही मास a से अंदर जाएगा उतना ही मास b से बाहर निकलेगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा एम जी, या यहाँ की ऊंचाई h1, क्योंकि ए डैश की जो ऊंचाई है वो आपका क्या है h1 है, और ये दोनों पॉइंट क्या है बहुत एक दूसरे के करीब है ना, बहुत छोटा समय लिए हैं तो ए और ए डैश क्या है एक दूसरे के बहुत करीब है कि नहीं, तो ऊंचाई आपका वही सेम रहेगा मान लेंगे, क्योंकि ए और ए डैश दोनों एक दूसरे के बहुत करीब है तो ए और ए डैश की ऊंचाई में क्या होगा स्लाइटली अंतर भी होगा, तो उसको हम लोग किसने के बराबर लेंगे, किसने के बराबर h1 के बराबर, ये हो जाएगा एम जी और ये कितना हो जाएगा बी बी डैश की ऊंचाई h2 है तो h2 हो जाएगा, यहां से कॉमन ले लेंगे तो एम जी हो जाएगा h1 माइनस कितना हो जाएगा h2। ठीक है, तो ये हो गया गुरुत्व बल के द्वारा जो कार्य होगा वह इतना आ गया। इसके बाद अब देखिएगा जो जो तरल पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, अभी लंब बल जो लग रहा है वह तरल के प्रवाह के लंबवत होगा, क्योंकि सतह के क्या होता है अभिलंब बल लंबवत होता है। तो अगर आपका तरल का विस्थापन इस दिशा में है और आपका नॉर्मल नीचे की ओर है, दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा, और cos 90 का मान हो जाएगा 0, क्योंकि वर्क बराबर होता है एफ डी cos 90, यानी कि इसके द्वारा जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब इसके द्वारा जो वर्क हो गया वो 0 हो गया, तो बस दो ही के कारण वर्क बनेगा और ये कितने के बराबर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। उसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग का जो आना होगा बर्नौली इक्वेशन वो आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर ले, हो गया। अब चलते हैं, इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, मिटा दूं। ठीक है, अब इसमें हम लोग को दो पॉइंट बस ध्यान रखना है, एक ये वाला पॉइंट है और ये सब मिटा दे रहे हैं, ये पॉइंट हमको याद रखना है ये। ठीक है, आइए अब यहां पर अगर हम लोग लिखे तो ये कितनी आ गई, दिस इज m बाई रो P1 माइनस P2 अब प्लस mg H1 माइनस H2 अब प्लस 0, इसका मान नॉर्मल यानी कि अभिलंब बल द्वारा कितना कार्य होगा तो 0 होगा, बराबर 1 काइनेटिक एनर्जी के ई अंतिम माइनस के ई फाइनल, मतलब गतिज ऊर्जा किसका अंतिम और गतिज ऊर्जा प्रारंभिक, दोनों का जो माइनस होगा वही परिवर्तन के बराबर हो जाएगा। अब फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक सेकंड जरा देखिएगा, m बाई रो P1 माइनस P2 प्लस mg H1 माइनस H2 बराबर, ये आपका फाइनल कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल कहां से कहां था a डैश और आपका के ई ए डैश बी डैश माइनस के ई ये था ए बी। फिर उसी तरह जिस तरह अभी हम लोग ब्रेक किए थे उसको ब्रेक कर सकते हैं। चलिए देखेंगे यहां पर m बाई रो P1 माइनस P2 प्लस mg H1 माइनस H2 इज इक्वल टू, फिर इसको तोड़ दीजिए
कितना हो जाएगा के ई ए डैश बी डैश को ए डैश बी प्लस के ई बी बी डैश, अब फिर यहां पे माइनस हो जाएगा ए बी, तो के ए बी, तो के ई का मतलब यहां पे ब्रैकेट में गतिज ऊर्जा के ई, और यहां पर क्या है ए बी है, तो ए डैश माइनस हो जाएगा के ई, और यहां पर ए डैश बी, तो ए डैश बी यहां पर पॉजिटिव है और यहां पर निगेटिव है, कट जाएगा, तो ये बना आपका एम रो P1 माइनस P2 प्लस mg H1 माइनस H2 इज इक्वल टू, ये आपका यहां पर के ई बी बी डैश, मतलब यहां की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी हाफ एम, यहाँ की मास हम लोग एम लिए हैं और यहाँ की जो वेग है वो v2 है, तो v2 स्क्वायर माइनस 1/2 एम, और यहाँ की वेग v1 है पहले वाले पोजीशन पे, यानी कि यहाँ पर बी बी डैश का मास, यहाँ पर कितना मास था आपका एम, इसके अंदर जो मास था वो कितना था एम था, और यहाँ पे वही मास एम होगा, यहाँ की वेग v1 है, यहाँ की वेग v2 है, तो यहाँ पर आपका बी बी डैश पे मास एम वेग v2 और आपका ए डैश पे मास एम और आपका वेग v1, ये आ जाएगा। अब इसमें भी आप देखिएगा एम कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा P1 माइनस P2 बटा रो, है ना, यहाँ पे फिर आ जाएगा G, ये आ जाएगा H1 माइनस H2, फिर यहाँ पर बराबर m कॉमन आ जाएगा 1/m कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका v2 स्क्वायर बाई 2 माइनस v1 स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब m से m गेट कैंसिल, रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रो से तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर रो से रो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा P1 माइनस P2, इसमें रो से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसमें भी रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रो जी H1 माइनस H2, इसमें भी रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रो ये v2 स्क्वायर बटा 2 माइनस रो v1 स्क्वायर बटा 2, क्योंकि रो से क्या किया हमने तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रो से रो कट जाएगा, इसमें रो जी एच हो जाएगा, रो जी H1 माइनस H2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा। अब प्लस वाले को एक जगह और माइनस वाले को एक जगह, यानी कि यहाँ P1 इधर आपका माइनस है, इस माइनस को लेफ्ट साइड लाया जाए तो ये हो जाएगा आपका, पहले रुक जाइए, यहाँ पे आपका एक प्लस बन रहा है, कौन सा, तो रो जी H1 ये प्लस बना, और इधर से आप माइनस वाले को इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा हाफ रो v1 स्क्वायर। अब इधर का जो माइनस है वो राइट साइड ले चला जाए, तो बताइए P2 आपका इधर माइनस है, इधर जाएगा तो P2 हो गया। अच्छा, इधर आपका रो जी माइनस H2 है, मतलब माइनस रो जी H2 है, तो इधर जाएगा तो रो जी H2 हो जाएगा, इधर आपका प्लस कितना है 1/2 रो v2 स्क्वायर। दिस इज नोन एज बर्नौली इक्वेशन, मतलब दोनों पॉइंट पर जो आपका दाब ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, ये स्थैतिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन और आपका गतिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन किस पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पर, और उसी तरह यहां पे आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा सेकेंड, यानी बी पॉइंट पर दाब ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, ये स्थैतिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन और गतिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, मतलब ए पर और बी पर दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसीलिए बोला जाता है कि तरल के, अगर आपका तरल आदर्श तरल है और धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है तो उसके किसी भी बिंदु पर आप देखेंगे तो दाब ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, स्थैतिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन और गतिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन का जो योगफल है वह आपका किसके बराबर होगा, तो ये कांस्टेंट होता है। अब इसमें हम लोग क्या समझें, यहां पर देखिएगा किसी भी पॉइंट पर जो रो जी
एच का जो मान होगा वो फिक्स हो जाएगा। मतलब एच को अगर फिक्स कर दे, हाइट को फिक्स कर दे, तो रो जी पहले से फिक्स है, तो रो जी पहले से फिक्स है और एच को हम लोग फिक्स कर दे, तो ये जो टर्म है, ये जो पद है वो आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, नियत हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इस टर्म में वेग है और डेंसिटी तो पहले से क्या है, कांस्टेंट है ही, और यहां पर एक टर्म क्या है, दाब है। मतलब जिस बिंदु का दाब अधिक होगा उस बिंदु पर वेग कम होगा, यानी कि दाब और यहां पर जो वेग है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। मतलब जहां पर अगर तरल का वेग ज्यादा होगा उस बिंदु पर तरल की जो दाब होगी वह कम होगी। यानी यही मेन है, बर्नौली प्रमेय का मेन जो रिजल्ट है यही है कि किसी भी पॉइंट पर तरल का जो वेग ज्यादा होगा, मतलब तरल का वेग बढ़ जाएगा, उस बिंदु पर दाब का जो मान है वह घट जाएगा। यानी दाब और वेग एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। जहां पर दाब आपका ज्यादा होगा वहां की वेग कम होगी, और जहां पर वेग ज्यादा होगा वहां की दाब कम होगी। क्लियर। अब इस पे बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यानी कि अगला जो हमारा क्लास है उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, तो बर्नौली प्रमेय पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, जैसे मैग्नेट, आपका मैग्नस इफेक्ट क्या होता है इसको समझेंगे। आंधी में कैसे कोई टीना वाला छत उड़ जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी बर्नौली प्रमेय पर आधारित जो महत्वपूर्ण उदाहरण है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे, पढ़ाई जारी रखें, अच्छे से रिवीजन करें। वेरी वेरी थैंक यू।